तो साथियों, आज की वीडियो और भी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ एक पूर्व सैनिक को 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद एक बड़ी राहत मिलती है। डिसेबिलिटी एलिमेंट उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है, यह कह करके कि उसकी डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस थी। आंख की वो बीमारी थी और परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी था CEE। तो चलिए उस पूरे मामले को दिखाते हैं किस तरीके से पूर्व सैनिक ने लड़ाई लड़ी। AFT ने क्या आदेश दिया, AFT के आदेश के बाद उसका रीसर्वे मेडिकल बोर्ड हुआ। रीसर्वे मेडिकल बोर्ड होने के बाद भी उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है। उसके बाद फिर AFT में जाता है, AFT में दोबारा जीतता है। AFT के फैसले को सरकार हाई कोर्ट में चैलेंज करती है और हाई कोर्ट से भी पूर्व सैनिक दोबारा से जीत जाता है। तो पूरे प्रकरण को आपको विस्तार से बताएंगे, कब वो भर्ती हुआ, कब लो मेडिकल कैटेगरी हुआ, कब वो डिस्चार्ज हुआ और क्या क्या प्रकरण उसके सामने आए हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये वो आर्टिकल है जो कि द इंडियन एक्सप्रेस ने 2 जून को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया है। उस आर्टिकल के कुछ महत्वपूर्ण अंश मैंने निकाले हैं और आपको समझाएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने पूर्व सैनिक के पक्ष में 30 साल के बाद उसको महत्वपूर्ण फैसला दिया उसके पक्ष में। आप देख सकते हैं जो आर्टिकल की हेडलाइन है वो बिल्कुल क्लियर कट है। आफ्टर 30 years फाइट, कोर्ट स्टेप्स इन फॉर आर्मी सोल्जर डिनाइड डिसेबिलिटी पेंशन ओवर आई कंडीशन। आँख में वो सैनिक लो मेडिकल कैटेगरी था और उसको डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद वो AFT गया, AFT से जीता, लेकिन AFT के फैसले को सरकार ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने जो AFT का आदेश था उसको अपहेल्ड रखा और पूर्व सैनिक के हक में फैसला दिया। तो यहाँ देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे, द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट has upheld of the Armed Forces Tribunal granting disability pension to a former army soldier who had developed an eye condition after 14 years of service। मतलब 14 साल की सर्विस उसकी हो गई थी, उसके बाद उसकी आई कंडीशन डेवलप हुई थी। और आगे लिखा है कि नोटिंग दैट द अथॉरिटीज हैड रॉन्गली डिनाइड लिंकिंग हिज डिसेबिलिटी टू मिलिट्री सर्विस। जो आर्मी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उसका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो लिंक नहीं किया था उसकी डिसेबिलिटी का मिलिट्री सर्विस से। उसके बारे में ये मामला है। इस मामले की सुनवाई जो की गई थी वो जस्टिस सिंधु शर्मा और शहजाद अजीम, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेडिकल रिव्यू बोर्ड ने ऑलरेडी उसकी डिसेबिलिटी को जो नोट किया था कि ये डिसेबिलिटी जो है वो ड्यूरिंग सर्विस हुई थी, सर्विस के दौरान हुई थी। और बाद में जो डिसीजन आया था कि भाई इस डिसेबिलिटी का कोई मिलिट्री सर्विस से लिंक नहीं है, ये कहीं ना कहीं प्रॉपरली रीज़न नहीं था और बिल्कुल अनकन्विंसिंग था। कोर्ट को ये चीज़ कन्विंस नहीं कर पा रही थी कि भाई एक बंदा भर्ती हो गया, भर्ती होने के 14 साल के बाद उसकी आई प्रॉब्लम हुई थी, आँख की कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसको लो मेडिकल कैटेगरी कर दिया था और उसकी जो आँख की डिसेबिलिटी थी उसको लिंक नहीं किया मिलिट्री सर्विस से, जिसकी वजह से उसकी डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस हो गई थी। तो उसको ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत पाई गई और कन्विंस नहीं कर पाई कोर्ट को। अब आगे क्या लिखा कोर्ट ने, इट इज़ नॉट dispute that respondent developed the disability during service after more than 14 years of enrollment। कोर्ट कहती है कि भाई अब ये डिस्प्यूट नहीं रहा कि जो रेस्पोंडेंट है यानी जो पूर्व सैनिक है उसने उसकी जो डिसेबिलिटी थी वो सर्विस के दौरान हुई थी, 14 साल की सर्विस करने के बाद, यानी कि भर्ती होने के 14 साल के बाद। ऑन द कॉन्ट्ररी द इनिशियल मेडिकल बोर्ड हैड रिकॉर्डेड द डिसेबिलिटी वॉज contracted during service and was not within the control of the respondent। भाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो इनिशियल मेडिकल बोर्ड है जिसमें कि उसको शुरुआत में पहली बार लो मेडिकल कैटेगरी किया गया था, उसमें ये रिकॉर्ड किया गया था कि डिसेबिलिटी जो है वो सर्विस के दौरान डिटेक्ट हुई है और ये जो डिसेबिलिटी है ये डिसेबिलिटी इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं थी।
ठीक है, जो पूर्व सैनिक है उसके कंट्रोल में ये डिसेबिलिटी नहीं थी, यानी कि इंडिविजुअल की वजह से ये डिसेबिलिटी नहीं हुई है। उसके बाद द सब्सिक्वेंट डिनाइल ऑफ एट्रीब्यूटेबिलिटी लैक्स एडिक्वेट रीजनिंग एंड डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, ये 30 मई का ऑर्डर है। ठीक है, 30 मई का जो ऑर्डर है उसमें ये चीज़ क्लियर कट बताई गई है कि भाई जो मना किया गया था कि ये जो डिसेबिलिटी है इसकी आँख की वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं है, इस आधार पर इसका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट किया था। लेकिन ये रीज़न जो है कहीं ना कहीं कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाया और 30 मई को जो आदेश दिया उसमें ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब आ जाइए, जो पूर्व सैनिक है सर्विस के दौरान उसको जो आँख की कंडीशन डेवलप हुई थी उसकी थोड़ी हिस्ट्री इसमें बताई गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो रेस्पोंडेंट है यानी पूर्व सैनिक वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है 23 जुलाई 1977 में। ठीक है, और ड्यूरिंग सर्विस के दौरान ही डेवलप्ड एन आई कंडीशन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया। ठीक है, राइट आई का था, तो उसकी जो आँख की कंडीशन है वो सर्विस के दौरान हुई और उसकी जो डिसेबिलिटी थी वो ये थी हाइपरमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया। ठीक है, राइट आई विच वॉज डिटेक्टेड इन 1991 में ये डिटेक्ट हुई थी जब वो पोस्टेड था कहाँ पर, नामकुम में। ठीक है, उसके बाद उसको लो मेडिकल कैटेगरी CEE टेम्पररी दिया गया था शुरुआत में 11 दिसंबर 1991 को। ठीक है, और बाद में उसको डाउनग्रेड कर दिया था परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी। ठीक है, अब उसका इनिशियल मेडिकल बोर्ड जो हुआ था वो रिकॉर्ड किया गया था कि डिसेबिलिटी जो है वो सर्विस के दौरान हुई थी एंड नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द रेस्पोंडेंट। वो डिसेबिलिटी उसकी सर्विस के दौरान हुई है और वो इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं थी वो डिसेबिलिटी। ठीक है, इंडिविजुअल उसमें कुछ नहीं कर सकता था उस बीमारी में। अब owing to his permanent low medical category the respondent was discharged from service on 31 दिसंबर 1993। 31 दिसंबर 1993 को परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी की वजह से उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, जो भी आर्मी रूल था 1954 का उसके अंतर्गत। उसको सर्विस पेंशन दे दी गई थी 1 जनवरी 1994 से। ठीक है, हाउएवर लेकिन रिलीज मेडिकल बोर्ड ने उसकी डिसेबिलिटी को 15 से 19% एसेस किया था 2 साल के लिए। ये आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक पहले जो उसकी डिसेबिलिटी एसेस की गई थी रिलीज मेडिकल बोर्ड के द्वारा वो 15 से 19% एसेस की गई थी 2 साल के लिए, और ओपिनियन में दिया था कि उसकी जो डिसेबिलिटी है वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस थी, यानी नाना केस थी, और जिसकी वजह से उसका जो डिसेबिलिटी पेंशन का क्लेम था वो रिजेक्ट कर दिया था PCDA ने। ठीक है, 13 दिसंबर 1994 को। फिर उसने फर्स्ट अपील डाली और वो फर्स्ट अपील भी उसकी रिजेक्ट हो गई नवंबर 1996 को। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फिर उसने RTI डाली और कुछ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट मंगाए। उसके बाद फिर उसने डिमांड नोटिस डाला, लेकिन वो डिमांड नोटिस भी उसका रिजेक्ट कर दिया गया था दिसंबर 28 को 2018 में। ठीक है, फिर उसके बाद उसने AFT में ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करवाई जो कि अपने कंक्लूजन पर आई 17 मार्च 2019 को, और AFT ने आदेश दिया, डायरेक्शन दी कि इस बंदे का रीसर्वे मेडिकल बोर्ड किया जाए। ठीक है, अब उस बंदे का रीसर्वे मेडिकल बोर्ड कंडक्ट कराया जाता है 22 फरवरी 2020 को, जिसमें कि उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 20% फॉर लाइफ डिक्लेयर कर दी जाती है रीसर्वे मेडिकल बोर्ड में। अब रीअसेसमेंट बोर्ड में 20% फॉर लाइफ तो हो गई, लेकिन फिर भी PCDA ने उसका क्लेम जो है रिजेक्ट कर दिया 29 सितंबर 2021 को, यह कह करके कि इसकी जो डिसेबिलिटी है वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, नाना केस होने की वजह से। ठीक है, अब रेस्पोंडेंट यानी पूर्व सैनिक ने इसे
एएफटी में दोबारा चैलेंज किया और 29 मई 2023 को उसकी जो एप्लीकेशन थी वो अलाउ कर दी गई, यानी कि वो पूर्व सैनिक जीत गया और उसको रिलीफ दे दिया गया एएफटी की तरफ से, आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल की तरफ से। लेकिन जो आर्मी की अथॉरिटीज़ थी उन्होंने एएफटी के आदेश को चैलेंज कर दिया, हवाला दे करके कि ये जो लेटर था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस का पॉलिसी लेटर 14 मई 2020 का, उसके तहत जो इंटरवीनिंग पीरियड था वो कवर होना चाहिए था पुराने मेडिकल बोर्ड के हिसाब से, एंड जो रेस्पोंडेंट है वो एंटाइटल नहीं है डिसेबिलिटी एलिमेंट का, डिसेबिलिटी पेंशन का, ठीक है। लेकिन तमाम दलीलें रखी गई, कोर्ट इस चीज़ को डिनाई कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा भाई आर्मी अथॉरिटीज़ की जो आर्मी अथॉरिटी ने जो चैलेंज किया था उसको रिजेक्ट कर दिया और जो एएफटी ने आदेश दिया था उसी को बरकरार रखा, ठीक है। रेस्पोंडेंट के फेवर में यानी पूर्व सैनिक के फेवर में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने एएफटी की फाइंडिंग को ही फाइनल माना, ठीक है। और एट्रीब्यूटेबिलिटी भी कंसीडर की गई थी कि भाई एनरोलमेंट हुआ है बंदा 23 जुलाई 1977 को एनरोल हुआ है और 14 साल की सर्विस करने के बाद उसकी आंख की कैटेगरी होती है, जो कि खुद इनिशियल मेडिकल बोर्ड कह रहा है, इनिशियल मेडिकल बोर्ड खुद कह रहा है कि ये सर्विस जो है ये जो डिसेबिलिटी है सर्विस के दौरान हुई है और इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है। तो इसका मतलब ये जो बीमारी है इंडिविजुअल ने खुद अपनी तरफ से नहीं बढ़ाई है और ना ही अपनी तरफ से इंडिविजुअल की तरफ से हुई है। तो इसका मतलब ये जो डिसेबिलिटी थी इसकी हाइपरमेट्रोफिक एम्ब्लायोपिया, राइट आई, दाहिने आंख में ये जो बीमारी थी, ये बीमारी एज पर इनिशियल मेडिकल बोर्ड के तहत इंडिविजुअल की वजह से नहीं हुई और ना ही इंडिविजुअल की वजह से बढ़ी है, क्योंकि इनिशियल मेडिकल बोर्ड ने खुद यहाँ लिखा है कि ये जो बीमारी है ये इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से पूर्व सैनिक को डिसेबिलिटी पेंशन देने से मना कर दिया था। उसके बाद उसने एएफटी में चैलेंज किया, एएफटी ने आदेश दिया कि रीसर्वे मेडिकल बोर्ड किया जाए। रीसर्वे मेडिकल बोर्ड में उसकी डिसेबिलिटी 20% फॉर लाइफ डिक्लेयर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी पीसीडीए की तरफ से उसको डिसेबिलिटी एलिमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कह करके कि उसकी जो डिसेबिलिटी है वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होती है। फिर वो पूर्व सैनिक दोबारा से एएफटी में जाता है और उसकी जो डिसेबिलिटी एएफटी ने फिर से एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस जो है हेल्ड रखी जाती है और उसके बावजूद भी सरकार उस फैसले को, एएफटी के उस आदेश को हाईकोर्ट में चैलेंज करती है, जहां पर सरकार की दोबारा से हार हो जाती है और अंततः पूर्व सैनिक को आखिरकार 30 साल के लंबे समय के बाद जो है एक बड़ी राहत मिलती है।